नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं MPPSC प्रीलिम्स के इकाई 5 में दिए गए टॉपिक्स को लेकर। इस इकाई में भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो 20 अंक के होंगे। हम कुछ इस प्रकार से इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से इस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके ये 10 के 10 क्वेश्चन सही चले जाएं। इस लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने भारत की संविधान सभा से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट किया था और हम लोगों ने संविधान सभा के सभी एस्पेक्ट्स को देख लिया था जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी इकाई का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो दूसरा टॉपिक है इसका शीर्षक है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका आए तो बिल्कुल भी ना छूटे। और ये याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यूपीएससी दें, एमपीपीएससी दें, कोई एक दिवसीय परीक्षा अगर देते हैं तब भी वहां भी आपसे रेगुलर यहां से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही यहां से क्वेश्चन आए आप इस लेक्चर को देखने के बाद वो क्वेश्चन छोड़कर ना आए दोस्तों, ठीक है? तो इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत में जो शासन व्यवस्था उसको लेकर कि भारत में शासन व्यवस्था की क्या स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है, कितने प्रकार की हम लोगों को इसमें चीजें देखने को मिलेगी। तो भारत में शासन व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो यहां हमें इसके 4 इंपॉर्टेंट आधार दोस्तों देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों व्यवस्थापिका की, उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका की, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों न्यायपालिका की, और न्यायपालिका के बाद हम देखते हैं हमारे देश में मीडिया। अब यहां ये जो 3 हिस्से हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, 3 इंपॉर्टेंट पिलर हमारी शासन व्यवस्था के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं दोस्तों तो ये कानून बनाने वाली संस्था है। इसका काम क्या है? कानून बनाने का। कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है कानून लागू करवाना, तो ये कानून लागू करवाने वाली संस्था है। और तीसरी संस्था जो है दोस्तों वो है न्यायपालिका। ये जांच की व्यवस्था को देखती है कि अगर व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया है, कार्यपालिका ने उसको लागू करवाया है, तो अगर उसमें किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है या कोई दिक्कत आती है तो उसकी निगरानी करने का, जांच करने का, न्याय करने का काम न्यायपालिका करेगी। और अगर इन तीनों सिस्टम में कोई दिक्कतें हैं तो वहां आप लोग मीडिया के रोल को इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये हमारे देश में, सही दुनिया में डेमोक्रेसी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ व्यवस्थापिका की हम बात करते हैं तो व्यवस्थापिका को हम हमारे देश के संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों 2 रूपों में देखते हैं। एक संघ स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर हम इस व्यवस्था को देखते हैं, दूसरा हम लोग राज्यों के स्तर पर इस व्यवस्था को देखते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राज्यों को स्वतंत्रता पर्याप्त मिली हुई है, वे अपने विषय सूची पर नियम कानून बना सकती है, उनके अपने राजस्व के स्रोत हैं। तो हम संघ और राज्यों का मिलन करके उनके सहयोगात्मक रवैये के साथ सरकार चलाने पर, देश चलाने की व्यवस्था को देखते हैं। ये हमारी संघात्मक व्यवस्था है दोस्तों। और ये जो संघ और केंद्र की व्यवस्था है इसमें हम लोगों को केंद्र स्तर पर देखने को मिलती है संसद और राज्य स्तर पर देखने को मिलते हैं राज्य विधानमंडल। ये जो राज्य विधानमंडल और संसद की हम लोग सिस्टम देख रहे हैं, संसद में हम लोगों को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके अनिवार्य अंग के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर हम राज्यों के स्तर पर बात करें तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था देखने को मिलती है। हालांकि ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमें 6 राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है? अब ये हमारे यहाँ पर व्यवस्थापिका की बात हुई। कार्यपालिका को हम इस प्रकार से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हम संघीय स्तर पर देखें और एक हम यहां बात करते हैं राज्य स्तर पर। मतलब ये केंद्र स्तर की व्यवस्था हो गई और ये राज्य स्तर की। केंद्र स्तर पर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ राष्ट्रपति देखने को मिलेगा,
उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे हम जाएं तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, है ना। इसके नीचे जाएं तो हम लोगों को यहाँ सचिव, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पूरी व्यवस्थाएं सेंट्रल लेवल की दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में हम लोगों को टॉप पे राज्यपाल देखने को मिलेगा, फिर हम लोग यहाँ सीएम की बात कर सकते हैं, यहाँ मंत्री परिषद की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं इनके सचिव की, इनकी डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, ये सारे की पोस्ट जो है व्यवस्था है वो राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा है। तीसरे नंबर पर हम न्यायपालिका की बात करते हैं और भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें देश में एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा हर राज्य में एक हाई कोर्ट देखने को मिलती है। वर्तमान में देश में 25 हाई कोर्ट विद्यमान है। इसके बाद अगर हम जिला स्तर पर देखें तो हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जैसा सिस्टम, ये पूरी न्याय व्यवस्था जो एकल न्याय प्रणाली हर एक स्तर पर एक हमें देखने को मिलती है। हालांकि कुछ हमारे देश की ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो हमारे संवैधानिक इस प्रकार के ढांचे को आजकल चुनौती देने पर उतारू हो गई हैं। जैसे डीएमके ने साउथ में, तमिलनाडु में अपना चुनावी जो घोषणा पत्र जारी किया है लोकसभा के लिए, उसमें उन्होंने कह दिया कि दक्षिण में एक सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच खोलेंगे। वो बताइए, एकल न्यायपालिका के सिस्टम में वो दक्षिण में सुप्रीम कोर्ट ले जाके बात करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार की एक और व्यवस्था है कि सीएए जब आया उसका तो उन्होंने विरोध कर दिया, लेकिन सीएए का विरोध करने के बाद जो श्रीलंका नागरिक है, तमिल भारतीय, उन लोगों को वो नागरिकता देने की बात कर देते कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। तो इस प्रकार की ऊटपटांग टाइप के जो घोषणा पत्र में मुद्दे हैं वो सरकारें जो है वो घोषित कर रही हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, ये भी सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हाँ, ये हमारी शासन व्यवस्था के आधार है और इसमें मीडिया का भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, तानाशाही जैसा सिस्टम ना हो, सारे के सारे सरकार के अंग, शासन व्यवस्था के अंग ठीक प्रकार से काम करें, ये सब चीजें यहां देखा जाता है। हमारे देश में संविधान जो है दोस्तों उसकी सर्वोच्चता है और संविधान की सर्वोच्चता के साथ हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था को हमारे देश में अपनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में हमारे देश में मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखाई पड़ता है। ये शासन व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी। इसके बाद हम लोग संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जब दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को भाग 5 दिखाई पड़ता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये जो भाग 5 है ये भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग है दोस्तों। चूंकि ये बहुत बड़ा भाग है इसलिए इस भाग को, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक लगभग हम लोगों को 99 से 100 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इन सभी अनुच्छेद वाले भाग में अलग अलग चीजों को दिया गया है, वर्णित किया गया है। और चूंकि इसमें अलग अलग चीजों को अलग अलग संस्था से संबंधित, अलग अलग व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, संघीय लेवल के हैं, तो ऐसे में इस पूरे भाग को अलग अलग अध्याय में डिवाइड किया गया है। तो भाग 5 जो है ना वो 5 अलग अलग अध्याय में विभाजित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसमें संघीय कार्यपालिका को हम जब देखते हैं तो यह हम लोगों को दिखाई पड़ेगा अध्याय 1। अध्याय 1 जो है इसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इन सभी अनुच्छेदों में सबसे पहले तो हम लोगों को भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक दिए गए हैं। उसके बाद हम लोगों को उपराष्ट्रपति की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 70 के बीच में इससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। उसके बाद मंत्री परिषद का सिस्टम देखने को मिलता है 74-75 में, और आर्टिकल 76 हम लोगों को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के प्रावधान देता है। देखिए कि 52 से लेके 62 तक के सारे आर्टिकल हो गए, 62 के बाद 63 से लेके 70 तक के सारे आर्टिकल कवर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 74 दिया, मतलब यहाँ 71, 72 और 73 आर्टिकल हम लोगों को देखना है अलग से। 71 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित इलेक्शन जो है उनमें कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट उनको सुलझाएगा, देखेगा। आर्टिकल नंबर 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, 5 प्रकार से राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, तो वो क्या है उसके बारे में। और आर्टिकल नंबर 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित अनुच्छेद है। तो 73 के बाद 74, 75 यहां हो जाएगा,
76 महान्यायवादी का है। वहीं आर्टिकल 78 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 78 जब देखेंगे तो ये कहता है कि संसद या भारत सरकार की जो भी कामकाज हुए हैं उनकी जानकारी लेने का राष्ट्रपति का अधिकार, जो कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उनको जानकारी दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान में, अध्याय 5 भाग 5। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाग 5 में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, सभी के सब इंपॉर्टेंट प्रावधान। और इसका भाग 5 का अध्याय 1 जो है 52 से 78 के बीच में, ये चारों चीजें हम लोगों को देखना है, एक एक करके हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अध्याय 2 की अगर बात करें तो अध्याय 2 जो है भाग 5 का, इसमें संसद से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। आर्टिकल 79 से 122 तक इसके सारे प्रावधान है अध्याय 2 के। संसद का गठन 79 में, राज्यसभा की संरचना 80 में, लोकसभा की संरचना 81 में, परिसीमन 82 में। ये परिसीमन एक करंट का भी मुद्दा है दोस्तों। लोकसभा तो हो गई क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024, तो लोकसभा चुनाव 2024 के कारण ये पूरा की पूरा आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरी बात, परिसीमन की बात करें तो सरकार ने पिछले ही साल हम बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सरकार ने पास किया, इस अधिनियम के माध्यम से हमारे देश में महिलाएं जो हैं इन्हें लोकसभा की बात कर लें या विधानसभाओं की बात कर लें, राज्य में यहां पर आरक्षण मिल गया है। इस आरक्षण को कब से दिया जाएगा? तो यह आरक्षण लागू होगा 2029 से। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 2026 में परिसीमन की व्यवस्था होगी। पिछली बार जब परिसीमन की व्यवस्था हुई थी तो उस व्यवस्था में कहा गया था कि 2026 तक नहीं किया जाएगा परिसीमन। अब 2026 आने वाला है जिसमें नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। कितनी सीटें बढ़नी है जनसंख्या के हिसाब से, क्या है वो सब चीजें देखी जाएगी। उस हिसाब से महिलाओं को सीटों को अलॉट किया जाएगा आरक्षण के अंतर्गत। तो ये व्यवस्था हम लोगों को 2029 में देखने को मिलेगी। तो चूंकि इस वजह से परिसीमन चर्चा का विषय है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद विशेषाधिकार, मतलब जो संसद सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके विशेषाधिकार आर्टिकल 105। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं। इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में। धन विधेयक की परिभाषा यहां पर दी है, परिभाषा 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट 112 में। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120। यहां हम इंपॉर्टेंट प्रावधान यहां सारे देखेंगे और इसके बाद एग्जाम में ये सभी के सभी अनुच्छेद आप लोग याद करके जब जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं कहीं से देखने को मिल जाएगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा अध्याय आता है जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो भाग 5 का जो अध्याय 3 है इसमें केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 जो है इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक की व्यवस्था है और संघ की कार्यपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रावधान हम लोगों को यहां देखने को मिलते हैं, डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद अध्याय 5 आखिरी होता है जिसमें आर्टिकल 148 से 151 तक हम लोग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG को देखेंगे। तो ये हमारे यहां संविधान में भाग 5 में जो अध्याय हैं, टोटल कितने अध्याय हैं भाग 5 में? 5 अध्याय, वो हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रल लेवल की पूरा जो सिस्टम है वो हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। किसी भी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसी भी परीक्षा में, आप आराम से उसको बना दोगे। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा सेक्शन है दोस्तों ये बहुत बड़ा है, वृहद है। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक को यहाँ डिस्कशन करेंगे। आप लगातार इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए। जिन लोगों ने पहली बार इस लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं वो ऐसे लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार इसको तभी देख पाएंगे जब आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबा देते हैं, तो जैसे ही इससे संबंधित सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत देख लेंगे उसको। बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे में
ये जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अभी हम आज के इस लेक्चर में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान को देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति की व्यवस्था देखेंगे, फिर हम मंत्रिपरिषद की पूरी व्यवस्था देखने वाले हैं। और ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है करंट का, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस है, नए प्रधानमंत्री का चुनाव, नए प्रधानमंत्री का शपथ देना, नए मंत्रिमंडल का गठन होना, ये पूरा सिस्टम आप लोगों को करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग ऐसे एक एक लेक्चर करके इस पूरे सिस्टम को यहाँ सीख लेंगे, आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको लगातार बने रहना है हमारे इस लेक्चर सीरीज से। खैर, सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं? राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति से संबंधित भारत के संविधान में 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर हम इन अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो एक एक करके आप देखिए सारे आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 52, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस रीति से भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो व्यवस्था यहां बताई गई है। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति होगा और कैसे इसको हटाया जा सकता है, आर्टिकल 56 में है। आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर एक बार आप राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा कर चुके तो क्या दोबारा बन सकते हैं, और बनेंगे तो कैसे बनेंगे। 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इस संबंध में सारे प्रावधान यहां दिए गए हैं। 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको कितना वेतन दिया जाएगा, क्या आपके भत्ते होंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या स्थिति होगी, ये सब यहां पर बताया गया है। आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और किस बात की शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन यहां किया गया है। ये याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, जब प्रक्रिया पूछ ले तो आपको बताना है आर्टिकल 61, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात है वो कहां है, शब्द कहां है प्रयोग किया गया है, वो आर्टिकल नंबर 56 में किया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्ति के समय किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर बिठाया जा सकता है, तो कैसे बिठाएंगे, कितने समय तक के लिए होगा वो, ये सारे के सारे प्रावधान आर्टिकल नंबर 62 में है। एक एक करके ये सभी आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करना है और इसके बाद राष्ट्रपति की पूरी व्यवस्था हमें समझ में दोस्तों आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक एक करके इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। इसके अनुसार यह है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इसके तहत भारत का राष्ट्रपति होगा यह प्रावधान किया गया है, और यहां जो भारत का राष्ट्रपति होगा यह भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा। भारत का प्रथम व्यक्ति अगर किसी को मानेंगे तो किसको मानेंगे, भारत के राष्ट्रपति को मानेंगे। अगर हम यहां बोल दें कि भारत में प्रथम पुरुष किसको मानेंगे तो किसको मानेंगे, भारत के राष्ट्रपति को मानेंगे। अब यहां कभी कभी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि प्रथम पुरुष राष्ट्रपति है तो प्रथम महिला कौन हो जाएगी, प्रथम महिला हो जाएगी राष्ट्रपति की पत्नी। लेकिन अगर महिला ही राष्ट्रपति है, जैसे कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो एक महिला राष्ट्रपति है भारत की, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये सभी को पता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी को प्रथम पुरुष राष्ट्रपति या प्रथम महिला दोनों कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पति को प्रथम पुरुष कह दिया जाए। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज के हम लोग हिस्सा हैं, ऐसे में हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर महिला राष्ट्रपति है तो केवल प्रथम महिला भी वही होगी और प्रथम पुरुष भी वही होगी। हम उनके पति को प्रथम पुरुष नहीं कह सकते। लेकिन अगर राष्ट्रपति पुरुष है तो राष्ट्रपति पुरुष भारत का प्रथम पुरुष कहलाएगा और उसकी पत्नी भारत की प्रथम महिला कहलाएगी। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर हम यहां बात करें वरीयता क्रम की, तो वरीयता क्रम की जब हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च माने जाते हैं। जैसे कि एक पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समस्त मंत्री, सांसद सब लोग वहां बैठे हुए हैं। इतने में भारत के राष्ट्रपति की वहां पर एंट्री हो जाती है तो हर एक व्यक्ति खड़े होकर उनका अभिवादन करेगा। जब तक राष्ट्रपति महोदय खड़े हैं
कोई दूसरा व्यक्ति बिना इजाजत के नहीं बैठता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये माना जाता है, क्योंकि वरीयता में सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति जी को माना जाता है। तो ये अनुच्छेद 52 की बात हो गई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और यहां ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है, यहां याद रखना कि जो पद है वो हम लोगों ने लिया है अमेरिका के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, लेकिन इस पद की जो शक्ति है दोस्तों, वो ब्रिटेन के राजा की है। याद रखिएगा, ब्रिटेन के राजा की शक्तियां हैं। मतलब शरीर आपने अमेरिका से ले लिया और आत्मा उसमें ब्रिटेन की राजा की लाकर डाल दी। कहीं ना कहीं एक प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था है, और अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को एक समान शक्तियां दे देते तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता पावर का। ऐसे में थोड़ी सी व्यवस्था को मैनेज यहां पर किया गया है। इसके बाद आता आर्टिकल नंबर 53, जिसमें कहा गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हर एक काम जो संघ के किए जाते हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम से होते हैं, वो भले ही कोई कानून बनना हो और या फिर कोई विदेशी संधि समझौते पर हस्ताक्षर करना हो तो वो राष्ट्रपति की तरफ से ही होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो राष्ट्रपति की ये शक्तियां बहुत विशाल है। हम लोग एक एक करके राष्ट्रपति को प्राप्त समस्त शक्तियों को दोस्तों यहां देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों में दोस्तों हम विधायी शक्ति की बात करते हैं, कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं, न्यायिक शक्ति की बात करते हैं, सैन्य शक्ति की बात करते हैं, क्षमादान की शक्ति, वित्तीय शक्ति, वीटो पावर, ऐसी कई सारी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो यहां हम लोग एक एक करके इन शक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले विधायी शक्ति, विधान या कानून निर्माण संबंधी शक्ति कौन कौन सी है भारत के राष्ट्रपति के पास? तो इसके लिए डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 क्लॉज 3, भारतीय संविधान का आर्टिकल 85, 86, 87, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस पूरी व्यवस्था में तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 123 के बाद हम देखें यहां पर तो फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी विशाल विधान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 79 संसद की व्यवस्था को देखता है, जिसमें संसद जो है भारत की वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर बनती है दोस्तों। और कोई भी कानून अगर हमारे देश में बनना होता है तो वो पहले लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, और इनसे पास होने के बाद वो अंतिम स्वीकृति के पास राष्ट्रपति के पास जाता है। मतलब बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून हमारे देश में नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा जब हम आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है। राज्यसभा की संरचना दी गई है। जब आप राज्यसभा की संरचना, इस पर हम डिटेल में संसद वाले टॉपिक में अध्याय 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम लोग यहां समझ लें कि जब हम राज्यसभा की संरचना देखते हैं, इसमें एक तरफ कुल सदस्यों का प्रावधान है और एक तरफ वर्तमान सदस्य का प्रावधान है। कुल सदस्यों की जब हम बात करते हैं राज्यसभा में तो 250 हमें देखने को मिलते हैं और वर्तमान में 245 सदस्य यहां होते हैं। मतलब 245 वर्तमान में चुने जाते हैं। कितने अधिकतम चुने जा सकते हैं? 250, 5 यहां पर पद रिक्त लिए जाते हैं। अब यहां जो 245 या 250 की बात करें, ये पुनः 2 भागों में बटे हुए हैं। एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत सदस्य। अगर हम यहां निर्वाचित सदस्यों की बात कर लें तो ऐसे जो राज्यों से चुनकर आते हैं, है ना, कौन चुनती है? राज्य की विधानसभा से। वहीं अगर हम मनोनीत सदस्य की बात करें तो ये 12 सदस्य होते हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों से मनोनयन होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यहां आप लोगों को ये समझ लेना है कि ये इंपॉर्टेंट एक पूरी व्यवस्था है जो संसद में राष्ट्रपति महोदय के इंटरफेयर के बाद होती है। इन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं संगीत, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र से।
ठीक है, ताकि उन क्षेत्रों के लोग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व यहाँ संसद में किया जा सके। तो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। वर्तमान में हम देखें तो ये 12 और 233 की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। 233 कौन हो गए? निर्वाचित, 12 हो गए मनोनीत वाले। तो ठीक है, ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि विधायी व्यवस्था में राष्ट्रपति महोदय एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो 245 उसमें से 12 सदस्यों का वो मनोनयन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 85 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी संसद का सत्र बुलाना हो, सत्र को समाप्त करना हो, ठीक है, या तो संसद को सत्र बुलाना है या सत्र को समाप्त कर देना है। ठीक है, तो ये सारे निर्णय कौन लेता? राष्ट्रपति महोदय ही लेते हैं। सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, ये सब चीजें कौन करेगा? आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात होती है। जब भी नया सत्र होता है तो ऐसे सत्र को, या बजट सत्र की हम बात कर लें, उसकी जो पहली संबोधन होता है वो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें बाद में हमको धन्यवाद प्रस्ताव भी देखने को मिलता है। तो ये सिस्टम हम लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संसद में। इसके अलावा आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यहाँ होता है विशेष परिस्थिति में। आपने देखा होगा कभी कभी विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति जी का संबोधन हमें देखने को मिलता है संसद में, ये होता है। इसके अलावा आर्टिकल 123 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत राष्ट्रपति महोदय को बोल सकते हैं कि अध्यादेश निकालने की शक्ति है। अध्यादेश क्या है? विश्रांति काल में, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो और ऐसी स्थिति में आपको किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, तो आप कानून कहां से लाएंगे? क्योंकि कानून बनाने का काम तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर करते हैं। पहले प्रस्ताव यहां से पास होगा और उस पर राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति होगी, तभी कानून सामने आएगा। लेकिन ना तो लोकसभा कार्य में है ना राज्यसभा कार्य में है, दोनों का सत्र नहीं चल रहा और आपको अर्जेंट कानून की जरूरत पड़ जाएगी, तो क्या होगा? तो मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति इस काल में जब कोई सत्र नहीं चल रहा है और जरूरत है किसी कानून की, तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के माध्यम से, घोषणा के माध्यम से कानून निकाल देते हैं और उस कानून की वही हैसियत होती है जो कि राज्यसभा, लोकसभा मतलब संसद के माध्यम से पास किए गए कानून की होती है। हालांकि इस अध्यादेश की अवधि जो होती है वो सीमित होती है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसकी हैसियत वही होती है जो संसद के द्वारा पास किए कानून की होती है। जब हम अध्यादेश वाले अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 103 भी दोस्तों विधायी शक्ति से संबंधी हम लोगों को देखने को मिलता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता को लेकर अगर कोई प्रश्न होता है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 103 के तहत ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो जब संयुक्त बैठक होती है, आर्टिकल नंबर 108 के तहत संसद सदस्यों की, बोल सकते हैं संयुक्त बैठक होती है। इस संयुक्त बैठक को आयोजित करवाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है। कोई ऐसा प्रस्ताव होता है जो राज्यसभा पास कर देती है, उसको लोकसभा में मंजूरी नहीं मिलती, या लोकसभा पास कर देती है, उसको राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिलती और बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव होता है। ऐसे झगड़े में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं समस्याओं का समाधान होता है। तो ये सभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत लिया जाता है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति को बहुत व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। एक एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर आपको बताया है डिटेल में और लिखा भी है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं दोस्तों। कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट तौर पर हम देखें तो नियुक्ति के अधिकार दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्रपति जी भारत के, अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति करना हो, भारत में CAG की नियुक्ति करना हो, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करना हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करना हो, या फिर राजदूतों को अपॉइंट करना हो, कई सारे सेंट्रल लेवल के आयोग हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करना हो, यहां तक कि
चुने हुए दल के नेता को प्रधानमंत्री और उसके परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति का काम भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आईएएस आईपीएस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। ये राष्ट्रपति जी की बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपालिका शक्ति के तौर पर दोस्तों देखा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका शक्ति में आर्टिकल 244 को भी लिया जाना चाहिए और आर्टिकल 239 को भी लिया जाना चाहिए। आर्टिकल 244 क्या कहता है कि किन्हीं क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र अगर आपको घोषित करना है तो ये काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका में आएगा। और 239 के तहत यूनियन टेरिटरी के प्रशासक हैं, उनकी नियुक्ति का जो अधिकार होगा वो भी राष्ट्रपति जी के पास ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कार्यपालिका संबंधी अधिकार होते हैं किसके? राष्ट्रपति महोदय के। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति जी को सैन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना जो है हमारी, याद रखिएगा, तीनों सेना में आपकी जल सेना भी आ गई, वायु सेना भी आ गई और थल सेना भी आ गई। इनके सुप्रीम कमांडर के तौर पर आप राष्ट्रपति जी को देखते हैं। राष्ट्रपति जी किसी युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये बड़े बड़े लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी राष्ट्रपति जी के माध्यम से ही होते हैं। ये राष्ट्रपति जी की सैन्य शक्तियां होती हैं। इसके बाद आपातकालीन शक्ति की बात करें तो भारत में आर्टिकल 352, 356 और 360 ये आपातकालीन उपबंध बताते हैं। अब इसमें 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। जब भी भारत में सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 56 के तहत किसी भी क्षेत्र में, या तो देश में या देश के किसी भी क्षेत्र में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। हालांकि यहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी राज्य में तो वहां गवर्नर को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि उस राज्य की सरकार अब काम नहीं कर पा रही है, नहीं है, तो उसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल 365 भी आपको पैरेलल देखना पड़ता है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपात की बात करता है। जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो इस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये आपातकालीन उपबंध होते हैं राष्ट्रपति महोदय के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें तो न्यायिक शक्तियां भी बहुत विशद हमारे देश के राष्ट्रपति के पास हैं और इस न्यायिक शक्ति को दोस्तों क्षमादान की शक्ति के साथ हम लोगों को देखना चाहिए। राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्ति की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 143 कहता है कि किसी भी विधायी मुद्दे पर, किसी भी न्यायिक मुद्दे पर अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 143 के तहत ये ली गई सलाह या जज साहब के द्वारा दी गई सलाह मान्य करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट की वो सलाह देने के लिए बाध्य है ही सही और राष्ट्रपति जी उनके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य कोई नहीं है, लेकिन आर्टिकल 143 इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। इसके अलावा हमारे देश के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल 72 के तहत ये शक्तियां मिली हुई है। अगली स्लाइड में हम लोग क्षमादान की शक्तियों पर और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। क्षमादान की शक्तियों के बाद हम लोगों को वीटो की शक्ति देखने को मिलती है। दोस्तों वीटो क्या है? वीटो एक प्रकार का एक निषेधाधिकार है ना, याद रखिएगा। निषेधाधिकार आपको देखने को मिलता है, कौन? वीटो। तो निषेधाधिकार क्या है? एक प्रकार का नकारात्मक। तो वो समझे कि जब भी कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पास हो गया, अब यहां से पास होकर वो किसके पास जाएगा? उसको अंतिम स्वीकृति के पास राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति महोदय उस बिल को लेकर, उस विधेयक को लेकर दो प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। या तो उस पर वो सहमति दे देंगे या वो सहमति नहीं देंगे, ठीक है। या तो बोलेंगे हाँ साइन कर दी पास, नहीं तो साइन करने से मना कर देंगे। जब साइन नहीं करेंगे तो कितने काम करेंगे? वो 3। यहां पर वो क्या किसका प्रयोग करते हैं? यहां पर वो वीटो का प्रयोग करते हैं। और वीटो कितने प्रकार का यहां पर होता है? 3 प्रकार का। एक होता है अत्यंतिक वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो
और एक होता है जेबी वीटो। अब अगर आत्यांतिक वीटो की बात करें तो यह वीटो ऐसा होता है कि अगर कोई बिल, कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास गया और राष्ट्रपति जी ने उस पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर लिया, आत्यांतिक निषेधाधिकार का प्रयोग कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में वो विधेयक शून्य घोषित हो जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पहली बार उसे पास किया गया, जिस प्रकार से लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने बोल दिया आत्यांतिक वीटो का प्रयोग, तो ऐसे में वो हो जाएगा पूरा के पूरा बिल शून्य। मतलब उसको दोबारा से तैयार करिए, दोबारा से लोकसभा से पास करिए, दोबारा से राज्यसभा से पास करिए और फिर से नई प्रक्रिया के तहत लेकर आइए। बिल नंबर से लेके सब चीजें यहां पर बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप आत्यांतिक वीटो कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। अब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर वो राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए गया। अब राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए गया तो वो उस पर अपने निषेधाधिकार के वीटो राइट का प्रयोग करते हैं और बोलते निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर लिया मैंने। अब निलंबनकारी वीटो में क्या होगा कि इसका मतलब है कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए संबंधित व्यवस्था को भेजा जाता है, मतलब मंत्रिपरिषद को भेजा जाता है कि आप क्या करिए कि जो बिल आप हमें दे रहे हैं ना साइन करने के लिए, एक बार उस पर दोबारा से विचार करिए, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। हालांकि पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा से वही बिल सेम विदाउट एनी चेंज, किसी भी प्रकार के बदलाव के बिना सेम बिल ऐसा के ऐसा राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं उस पर साइन करने के लिए। और तीसरा वीटो होता है जेबी वीटो। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, पास होकर अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति जी के पास गया। अब राष्ट्रपति जी ने उसको क्या कर लिया? अपने पॉकेट में रख लिया। ना तो उस पर बोला कि हस्ताक्षर करूंगा, ना बोला कि हस्ताक्षर नहीं करूंगा, ना ही ये कहा कि हस्ताक्षर कब करूंगा, ये करूंगा भी कि नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी किसका प्रयोग कर लेते हैं? जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उनसे ये नहीं पूछ सकता कि भाई साहब साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, पास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कोई नहीं पूछ सकता। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जेबी वीटो होता है। तो राष्ट्रपति जी के पास निषेधाधिकार के तौर पर किसी भी बिल को हाँ करने ना करने के हिसाब से हम देखें तो वीटो होता है 3 प्रकार का। इसे राष्ट्रपति जी की वीटो की शक्ति कहते हैं। और आखिरी शक्ति हम लोग जो देख रहे हैं वो होती है वित्तीय शक्ति। दोस्तों वित्तीय शक्ति की मामले में देखें तो राष्ट्रपति जी के पास बृहद वित्तीय अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, ये सभी के सभी आर्टिकल किस बात पर ध्यान आकर्षित करते हैं? वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में करते हैं। और तो और आप इसमें आर्टिकल 267 और 280 को भी जोड़ सकते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 109 ये धन विधेयक की प्रक्रिया को बताता है, मनी बिल की प्रक्रिया। और आर्टिकल नंबर 110 जो है ये परिभाषा बताता है किसकी? धन विधेयक की। और ये जो धन विधेयक होते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट राइट होता है। इसके बाद आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की व्यवस्था को बताता है। जब आप बजट को देखते हैं तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है संसद के पटल पर, यह भी याद होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 113 किसी भी प्रकार के जो अनुदान होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, वो बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के नहीं दिए जा सकते। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 267 को देखेंगे तो आकस्मिक निधि जो भारत की होती है, जहां आकस्मिक किसी भी कंडीशन के लिए, इमरजेंसी के लिए फंड अवेलेबल होता है, इस फंड का प्रयोग आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं कर सकते हैं, यह भी राष्ट्रपति के अधीन है। इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो जो वित्त आयोग का गठन का काम होता है वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सभी राष्ट्रपति जी की व्यापक वित्तीय शक्तियां हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों में विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति,
आपातकालीन शक्ति, न्यायिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वीटो शक्ति, वित्तीय शक्ति की बात की है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल नंबर 72। जब आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों की बात करेंगे ना, तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति जो दोषी करार है, याद रखिए जो दोषी करार व्यक्ति है उसको क्षमा करने के लिए, दंडादेश का निलंबन करने के लिए, प्राण दंड का स्थगन करने के लिए, राहत देने के लिए, माफी प्रदान करने के लिए आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये क्षमादान की शक्ति क्यों राष्ट्रपति को दी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारा देश न्याय की व्यवस्था को बहुत ज्यादा गहनता के साथ अपनाता है। हम हमारे न्याय व्यवस्था में कहते हैं कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हम लोगों को यह भी दिखाई देता है कि जो जज होते हैं वो भी मनुष्य होते हैं, इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर राष्ट्रपति जी को लगता है कि कठोर दंड की व्यवस्था है, उस दंड को थोड़ा सा नम्य करके दिया जाना चाहिए। ऐसे में राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं दोस्तों। अब राष्ट्रपति जी कैसे मामलों में क्षमादान की शक्ति देते हैं? कोई भी कानून जो संघ सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, कोई भी कानून जो सैन्य न्यायालय के अंतर्गत आता है उसमें किसी को व्यक्ति को दंडित किया गया है, या किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, इन मामले में राष्ट्रपति महोदय अपनी क्षमादान की शक्तियां दोस्तों प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर क्षमादान की शक्तियां हैं तो क्षमादान की शक्तियों के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसमें क्या व्यवस्था होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को प्राप्त करना है तो वो सीधे राष्ट्रपति महोदय के पास एक चिट्ठी या याचिका भेजता है, खुद या अपने किसी बोल सकते हैं कि समर्थक के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय उस चिट्ठी को भारत के गृह मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजते हैं और विचार के बाद पुनः वो व्यवस्था राष्ट्रपति जी के पास आती है और फिर राष्ट्रपति जी उस पर निर्णय कर लेते हैं, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से इस शक्ति का प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति 5 प्रकार से इस पर निर्णय लेते हैं। जैसे पहला होता है क्षमा या पार्डन। इसका मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है, इस प्रकार से व्यक्ति को कर देना, मतलब पूरी तरीके से माफ कर देना। कोई भी व्यक्ति है वो कुछ इस प्रकार से हो गया है कि उसने कभी दंड, कोई उसको अपराध उसने किया ही नहीं था। ठीक है। लघुकरण, कम्यूटेशन का मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदलना। अब सजा की प्रकृति को बदलने का मतलब होता है जैसे किसी को मृत्युदंड मिला है, उसकी सजा का प्रकृति बदल देने का मतलब, सजा तो वही रहेगी बस उसका प्रकृति चेंज कर दिया। अगर मृत्युदंड मिला है तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया गया। अब उसको फांसी पे मत लटकाइए, कठोर सश्रम कारावास दीजिए उसको। इसी प्रकार से परिहार, रेमिशन की शक्ति है, इसके अंतर्गत सजा की अवधि को बदल दिया जाता है। जैसे किसी को 2 साल का कारावास मिला है, उसको 1 साल में बदल दिया जाएगा। एक होता है विराम या रेस्पाइट। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है। रेस्पाइट में ध्यान रखिएगा कि किसी विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए। एक होता है प्रविलंब। रेप्राइव क्या होता है, कुछ समय के लिए सजा को टाल दिया जाता है। कुछ समय के लिए मतलब सजा को खत्म नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। जैसे फांसी किसी को 2 बजे देनी थी तो बोले एक काम करो 2:30 बजे दे देना, अगली तारीख को दे देना, ऐसे समय को आगे बढ़ा देना। कुछ समय के लिए सजा को टाल दिया जाता है, किसमें, प्रविलंब के अंतर्गत। तो दोस्तों ये सभी के सभी राष्ट्रपति की शक्तियां थी। लेकिन व्यवहार में एक बात आपको ध्यान रखना है, व्यवहार में राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी के सभी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्री परिषद के परामर्श से ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है? देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास वो शक्तियां हैं, लेकिन प्रयोग करने के लिए उन्हें मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री का मुंह देखना पड़ता है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखें, यहां पर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 54। ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। हमारे यहां पर क्लियर व्यवस्था की गई है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा वो चुना जाएगा, चुना जाएगा। हम एक गणतंत्र हैं और इस व्यवस्था में हमें चुना हुआ राष्ट्र का
प्रमुख चाहिए होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों चुना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चुनाव कितने प्रकार से होते हैं? चुनाव दो प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे वोटिंग करती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। तो दो प्रकार के चुनाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब प्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोटिंग करती है का क्या मतलब है? जनता वोटिंग करती है का मतलब यह है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अगले महीने, तो यहां पर लोग जाएंगे और ईवीएम में बटन दबाएंगे और उस बटन दबाकर अपना वोट देंगे। तो ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने विधायकों को चुन लिया, अब विधायक हमारे द्वारा चुने गए हैं और वो विधायक फिर राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्टली चुनाव। ठीक है, और ये चुनाव कौन करवाता है? तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो चुनाव होता है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा यह चुनाव करवाया जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है दोस्तों, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाता है? तो इसमें एक निर्वाचक मंडल जो होता है वो चुना जाता है। इसमें निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में जो जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोटिंग करते हैं। अब ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो कौन कौन शामिल होता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो नंबर 1, लोकसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर राज्यसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य, ये भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा ले लीजिए, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये इसमें शामिल होते हैं। और चौथे नंबर पर ले सकते हैं यूनियन टेरिटरी, जहां क्या है, जहां विधानसभा है, यहां के भी सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो यहां पर शामिल होते हैं। आ गई बात समझ में? तो हम यह कह सकते हैं कि जो विधायक होते हैं, विधायक भी कौन से? चुने हुए, क्योंकि जो विधान परिषद के विधायक होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो हम यहाँ निर्वाचित विधायक की बात करेंगे, चुने हुए विधायक की बात करेंगे। और सांसद, संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। सांसद भी कौन होंगे? चुने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि 12 सदस्य राज्यसभा में जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, अभी हम लोगों ने बात की थी। तो उन मनोनीत सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो सभी निर्वाचित विधायक और सांसद राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जी के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है उसका हिस्सा होते हैं और इनके द्वारा ही ये वोटिंग होती है। और ये वोटिंग जो होती है ये ईवीएम के माध्यम से नहीं होती। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं वो बैलेट पेपर के होते हैं। ये जो पेपर होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं और हर एक पेपर पर संबंधित राज्य का चिन्ह होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि कौन से राज्य के विधायक ने वोट दिया है। यहां विधायक का या सांसद का नाम पता नहीं चलता, केवल यह पता चलता है कि संबंधित विधायक कौन से राज्य का है, ताकि उस हिसाब से उसके वोटिंग का काउंट होता है। बराबर है। अब यहां पर जो निर्वाचन की व्यवस्था है उस निर्वाचन की व्यवस्था को आपने कहां देखा? आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत। अब इसके बाद एक और सिस्टम देखें, आर्टिकल नंबर 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। जिस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मैंने कहा है कि राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनता है? तो हमने यहां पर बोला एमएलए प्लस एमपी, सांसद और कौन? विधायक। ये सांसद विधायक कौन से वाले? तो चुने हुए, ना कि मनोनीत किए हुए। ठीक है, अब इनके माध्यम से हमने चुनाव में वोटिंग करवा ली, वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग भी कर लिया, ये सब चीजें हम लोगों को क्लियर हुई। लेकिन जिस मत पद्धति का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं समानुपातिक एकल संक्रमणीय
हस्तांतरित मत प्रणाली, ये पूरी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस होती है। इसमें साधारण तौर पर याद रखिएगा कि एक व्यक्ति एक वोट का मामला होता है। एक व्यक्ति एक वोट का मतलब होता है कि इसमें देखिए एमपी सांसद भी वोटिंग करते हैं और एमएलए मतलब विधायक भी वोटिंग करते हैं। तो सांसद वोटिंग करेगा तो भी एक वोट गिना जाएगा और एमएलए वोटिंग करेगा तो भी एक वोट गिना जाएगा। और इनकी व्यवस्था में जो महत्व होता है दोस्तों, वो मत मूल्य का होता है। किसका होता है? मत मूल्य का, या वोट वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। और ये वोट वैल्यू निकाली जाती है एक फॉर्मूले के तहत। ये वोट वैल्यू फॉर्मूले के तहत निकाली जाती है। फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो आपको याद करना है, मैं बताऊंगा। लेकिन ये मत मूल्य क्या है? अब चूंकि देखिए कि यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है, लगभग 750 790 के आसपास आपको सांसद देखने को मिलेंगे। वहीं अगर एमएलए की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो गई ज्यादा। इनकी संख्या क्या है? ज्यादा, 4120 से भी ज्यादा विधायक हमें देश में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 17 राज्य में बीजेपी की सरकार है और संसद में 300 से ज्यादा सदस्य उनके हैं, तो ऐसे ही वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो ऐसे में कहा जाता है कि वोट नहीं, वोट की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। यहां पर हर एक विधायक का, हर एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है और इक्वली उसको देखा जाता है। अब देखिए कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, ठीक है। और विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जब भी हम लोगों को विधायक का मत मूल्य निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? तो एक विधायक का मत मूल्य, वोट वैल्यू एक विधायक की क्या होती है? तो राज्य की जनसंख्या, इसको डिवाइड कर दीजिए एमएलए विधायकों की संख्या से और इसको इंटू कर दीजिए 1/1000 से। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो एक विधायक की वोट वैल्यू कहा जाएगा। और एक विधायक की वोट वैल्यू निकालने के लिए 1000 से भाग क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आप 1000 से भाग नहीं करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी पहुंच जाएगी और ऐसे में उसकी गणना करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो गणना में आसानी हो, व्यवस्थित तरीके से गणना आसानी से की जा सके, इसलिए उसको 1000 से यहां भागित करने की बात हो गई। अब आपको यहां पर एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सभी विधायक का मत मूल्य निकालना पड़ेगा। अब आपको अगर सभी विधायक का मत मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? विधायकों की संख्या क्या है? तो विधायकों की संख्या लिख लीजिए और उसको गुणा कर दीजिए एक विधायक के मत मूल्य से। बोलने का मतलब है कि सभी विधायकों का मत मूल्य निकालना है तो एक विधायकों की मत मूल्य, मतलब एक विधायक का मत मूल्य ले लीजिए और टोटल कितने विधायक उनकी संख्या ले लीजिए। तो एक विधायक के मत मूल्य को टोटल विधायकों की संख्या से गुणा जैसे करेंगे तो आपको सभी विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। और एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया से आपको एक राज्य के विधायक का मत मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोगों को देखना है कि भारत में कितने 28 राज्य हैं और दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आप लोगों को क्या मिलता है? विधानसभा मिलती है। तो 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश के सभी जो विधायक होते हैं उनका वोट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए के मत मूल्य निकालने के लिए आप करेंगे। अब यह याद रखिएगा कि हर राज्य का जो मत मूल्य आएगा विधायकों का वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि यहां पर जनसंख्या का इंपॉर्टेंट रोल है। राज्य की जनसंख्या के अनुसार वहां के एमएलए डिसाइड होते हैं। तो अलग अलग जनसंख्या है तो अलग अलग मत मूल्य आएगा। सभी राज्यों का मत मूल्य एक जैसा नहीं होता है। जब आपके पास सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा फिर आप किसका मत मूल्य निकालेंगे? एक सांसद का मत मूल्य या वोट वैल्यू निकालेंगे। अब आपको क्या करना है? एक सांसद का मत मूल्य निकालना है, एक सांसद का। अब एक सांसद का अगर आपको मत मूल्य या वोट वैल्यू निकालना है
तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप विधायकों का टोटल मत मूल्य है आपके पास, विधायकों का वोट वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर दीजिए सांसदों की संख्या से। यहां पर आपको ये इंटू करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं तो विधायकों का जो भी वोट वैल्यू आपके पास आता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, सांसदों की संख्या से। और यहां पर आपको एक सांसद का मत मूल्य निकल गया, इससे इंटू कर दीजिए सांसदों की संख्या से, तो आपके पास टोटल सांसदों का भी मत मूल्य आ जाएगा। अब एक तरफ आपके पास सांसदों का मत मूल्य है और एक तरफ आपके पास विधायकों का मत मूल्य है। जैसे ही एक सांसद वोटिंग करेगा राष्ट्रपति के लिए, उसका मत मूल्य ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही एक विधायक वोटिंग करेगा तो उस विधायक का मत मूल्य उस बोल सकते हैं राष्ट्रपति को ट्रांसफर हो जाएगा। और जब राष्ट्रपति के जीत हार का फैसला होगा तो वहां पर उसके काय की गणना की जाएगी, मत मूल्य, मतलब किस राष्ट्रपति को कितना मत मूल्य मिला है उसके हिसाब से जो होता है वो जीते हुए प्रत्याशी की कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि तय किया जाता है, बराबर। अब अगर राष्ट्रपति के केवल 2 उम्मीदवार हैं तो एक व्यक्ति को ज्यादा और एक व्यक्ति को कम वोट मिलेगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन इस एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति में वोट वैल्यू हस्तांतरित होने की भी व्यवस्था है। अगर 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है और एक बी है, तो इन एक ए और बी में से पता चल जाएगा कि किसी एक को ज्यादा मिला है, किसी एक को कम मिला है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में स्पष्ट बहुमत की बात होती है। मतलब जिसको भी 50% से ज्यादा मत मूल्य मिलेगा वो विजय हो जाता है। तो 2 लोग अगर हैं तो एक के पास 50% से ज्यादा मत मूल्य आ ही जाएगा और वो जीत जाएगा, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ए बी सी डी 4 लोग अगर हैं तो फिर निर्णय करने में दिक्कत आएगी, किसी एक को 50% से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। और जब तक किसी एक के पास 50% से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक कोई निर्वाचित नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति चुना कम माना जाएगा जब 50% से ज्यादा उसके पास वोट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, सभी लोग इनको वोट देंगे। अब इनकी गणना की जाएगी, जिसके पास सबसे कम वोट होंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसके वोट तीनों में बांट दिए जाएंगे। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर एक को बाहर कर देंगे, उसके दोनों में बांट दिए जाएंगे, और अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा 50% प्लस 1 या इससे ज्यादा आ जाता है उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का एक जटिल कठिन राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था की रीति हम लोगों के देश में देखने को मिलती है। इसलिए प्रायः हम लोगों को देश में क्या देखने को मिलता है कि 2 ही प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक प्रत्याशी विपक्ष सामूहिक तौर पर उतार देता है और एक प्रत्याशी पक्ष वाले लोग उतार देते हैं। और जनरली तो ये होता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है देश में उन्हीं लोगों का राष्ट्रपति भी चुना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुमत होता है, उस हिसाब से वो ज्यादा चुन लेते हैं। तो ये पूरी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति थी दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति पद की पदावधि। तो ये कहा जाता है कि शपथ ग्रहण के बाद जब पद ग्रहण कर लिया जाता है तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए राष्ट्रपति जी अपने पद पर होते हैं। राष्ट्रपति जी को अगर त्यागपत्र देना होता है तो त्यागपत्र देकर वो किसी भी समय अपने पद से हट सकते हैं, और त्यागपत्र देने का काम ही किसको करते हैं? उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को किसी भी समय त्यागपत्र देकर ये अपने पद से हट सकते हैं। इसके बाद एक और चीज यहां देखना है कि हट सकते हैं वो भी ठीक है और 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा ये भी ठीक है, लेकिन अगर पद से हटाना हो तो क्या होगा? तो हटाना हो तो महाअभियोग लेकर आया जाएगा। आर्टिकल नंबर 56 में महाअभियोग शब्द दिया गया है कि संवैधानिक कदाचार, संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति जी को महाभियोग की व्यवस्था के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस महाभियोग की जो प्रक्रिया है, कैसे हटाया जाएगा, वो आर्टिकल नंबर 61 में आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये राष्ट्रपति पद की पदावधि है, कार्यकाल है कि वो कितने समय तक रह सकते हैं और क्या व्यवस्था है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 56 हुआ।
आर्टिकल नंबर 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो वो कितनी भी बार भारत में चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति पद पर बन सकता है, उसके अलावा नहीं। भारत में अगर आप योग्य हैं तो बार बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 58 कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, तो देखिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इसके अलावा लाभ का पद ऐसा पद जो कि सरकार से अपने मेहनताना प्राप्त करता हो, ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से गड़बड़ ना हो, मानसिक रूप से बीमार ना हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना। अगर मानसिक रूप से बीमार है तो ये नहीं चलेगा, है ना, मानसिक रूप से बीमार ना हो। कोई व्यक्ति पागल ना हो, या हम बोल सकते हैं कि उसका दिवालिया ना निकल गया हो, और दिवालिया अगर घोषित किया गया है तो वो कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाना चाहिए, तुम्हारे मेरे दिवालिया घोषित करने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यहां याद रखिएगा लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, उसी के बाद वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। ये सभी की सभी योग्यताएं हैं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। अब यहां पर मैंने ना तो कोई डिग्री की बात की है, ना किसी परीक्षा पास करने की बात की है। मतलब अगर आपको भारत के सबसे बड़े पद पर जाना है तो किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल जो शर्तें बताई गई वो पूरी आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कांस्टेबल भी बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना परीक्षा पास करे आप कांस्टेबल नहीं बन सकते। तो सोच लीजिए लाभ काय में है। आर्टिकल नंबर 59 कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो 2017 से भारत सरकार ने परिवर्तन किया है, उसे 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है, 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य जो भत्ते होते हैं वो प्राप्त होते हैं, आवास प्राप्त होता है, भोजन की स्थिति प्राप्त होती है, टेलीफोन 2 मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, और जब आप पोस्ट पे होते तब तो बहुत सारे मिलते हैं, प्लस आपको मोबाइल की जो व्यवस्था होती है। इसके अलावा अगर आपको यात्रा कहीं जाना हो परिवार के साथ तो वो भी आपकी फ्री होती है। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था आपकी जो होती है वो भी फ्री होती है। ये सब आपको 5 लाख वेतन के अलावा मिलता है। 5 लाख रुपए वेतन की व्यवस्था यहां पर है। 2017 के पहले जाएं तो 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता था। 1.5 लाख रुपए वेतन 2017 से पहले था। और 2008 में अगर हम जाएं, 2008 से पहले तो 50,000 के आसपास दोस्तों मिलता था। और अगर हम प्रारंभ की बात कर लें 1951 में, मतलब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, उस समय उनको केवल 10,000 ही मासिक वेतन मिलता था और 15,000 रुपए अतिरिक्त भत्ते के लिए मिलते थे। तो ये व्यवस्थाएं थी। ये तो पद पे रहने के दौरान है। और रिटायरमेंट अगर हो जाता है तो अब 1.5 लाख रुपया मासिक रिटायरमेंट पे मिलता है। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलता है। 2 फोन मिलेंगे, 1 मोबाइल की व्यवस्था मिलेगी, इसके अलावा आजीवन स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, इसके अलावा 1 आपको सचिव मिलेगा, 5 आपके सहायक कर्मचारी मिलेंगे, आपको बंगला मिलता है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं घूमने के लिए, सारी सुविधाएं आपको मृत्यु पर्यंत मिलती है। ठीक है, तो ये आपके रिटायरमेंट की बात सुविधाएं हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको होती है। और जब आप राष्ट्रपति पद पर हैं तो राष्ट्रपति पद के दौरान आपकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आपका वेतन बढ़ाया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 60 कहता है राष्ट्रपति पद की शपथ। जब आप राष्ट्रपति पद की शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग की व्यवस्था को दिखाता है दोस्तों। यहां महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि महाभियोग कहां पर होगा, संसद में। महाभियोग संसद में होगा। कोई भी इसे ला सकता है, या तो इसे आप लोकसभा में ला सकते हैं या आप इसे राज्यसभा में ला सकते हैं।
किसी भी सदन में ले आइए, लेकिन इसको लाने के लिए आपको 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य का क्या चाहिए, आपको सहमति चाहिए। मतलब अगर आप लोकसभा में हैं तो 545 का 1/4 आपके सहमति के साथ ही आप ला सकते हैं महाभियोग का प्रस्ताव। इसका मतलब है कि चर्चा हेतु लाने के लिए आपको 1/4 का बहुमत चाहिए। लेकिन अगर आप इस पे चर्चा करवाते हैं तो लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग उस पे चर्चा करानी पड़ेगी। इस पे संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं आता, अलग अलग चर्चा कराओगे। उसके बाद यहां से भी आपको 2/3 बहुमत से और यहां से भी आपको 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत भी कौन सा, विशेष प्रकार का मैं कह रहा हूं, मतलब कुल सदस्य का 2/3 आपको पास करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों से पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय स्वतः अपने पद से हट जाते हैं, मतलब वो पद रिक्त माना जाने लगता है और उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के तौर पर काम करने लगते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति पद की गरिमा है, सर्वोच्च पद है, उन्हें पद से हटने के लिए कोई नहीं कह सकता, इसलिए स्वतः रिक्त माना जाएगा। और अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये पास नहीं हुआ है। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो गई, अब आकस्मिक रिक्ति का क्या मतलब है, मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पद, ऐसी कोई भी परिस्थिति में अगर आकस्मिक रिक्ति हो गई तो निर्वाचन करने की व्यवस्था क्या होगी? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद की अगर रिक्ति है तो 6 माह पहले से आपको क्या करना पड़ेगा? निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये पद भारत का सर्वोच्च पद है, कभी खाली नहीं रखा जाता। तो अगर 25 जुलाई राष्ट्रपति का टर्म खत्म होता है तो इसके 6 महीने पहले से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और पुराने राष्ट्रपति के पद खत्म होने से पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और अगर आकस्मिक रिक्ति हुई है तो यहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यह आर्टिकल 62 है, याद रखिएगा। या तो यहां पर उपराष्ट्रपति काम करने लगते हैं, अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काम करने लगते हैं, और ये नहीं है तो अन्य जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो वरिष्ठता के आधार पर इस तौर पे काम करते हैं दोस्तों। और हमारे देश में अब तक केवल 3 बार ऐसी परिस्थिति आई है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 62 की व्यवस्था थी जो हम लोगों ने देखी है। अब इसके बाद हम लोगों को यह देखना है कि राष्ट्रपति की सूची, तो ये राष्ट्रपतियों की सूची यहां पर मौजूद है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरी सूची है, इसको आप अच्छे से एनालिसिस करके लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ये भी देखना है कि जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक रहे, लेकिन इनका निधन हो गया, तो हम लोगों को वेंकट गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर दिखाई पड़ते हैं और एम हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो किसकी मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आया, वो पूरा क्रम यहां से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसको लिस्ट को, पूरी सूची को याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ विशेष तथ्य जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के तौर पर आप द्रौपदी मुर्मू जी को देख रहे हैं और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, याद रखिएगा। और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर आपको दिखाई पड़ती हैं। भारत में सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर रहा है 1950 से 1962। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इन्हें अपना राष्ट्रपति चुन लिया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति का कार्यकाल महज लगभग 12-13 महीने के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। मई 1967 से 3 मई 1969 तक लगभग हम बात करें कि तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहां पर कोचर रमन नारायण, KR नारायणन जो थे, वो 1997 से 2002 के बीच में भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। ये 10वें राष्ट्रपति थे और ये सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। जब ये 77 साल के थे तो इस समय इनको राष्ट्रपति दोस्तों चुना गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण जी। इसके बाद दोस्तों याद रखना है
कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा उम्र के तो पता चल गया KR नारायण, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले आप लोग नाम देखते थे नीलम संजीवा रेड्डी जी का। नीलम संजीवा रेड्डी जी 64 साल 2 महीने 6 दिन इनकी आयु थी जब इनको राष्ट्रपति चुना गया था। 1977 से 1982 के बीच में 6वें राष्ट्रपति ये भारत के बने थे। और बात सबसे बड़ी ये है कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही थे। और 64 साल 2 महीने 6 दिन जब इनकी उम्र थी तब ये भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। और 25 जुलाई 2022 को जब इन्हें राष्ट्रपति चुना था उस समय ये 64 साल 1 महीना 8 दिन की थी। इसका मतलब सबसे कम उम्र की भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब तक देश में टोटल 12 राष्ट्रपतियों ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। 3 राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर चुके। इनके कार्यकाल पहले होने के पहले इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? वो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों, जिन्होंने 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के अपने पूरे किए थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 2007 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति पद पर रही। और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी। वेंकट गिरी जो थे वो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी बन गए। और भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। भारत में कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे। वीवी गिरी 69 में, हिदायतुल्ला जी 69 में और बीडी जत्ती जी 1977 में। हिदायतुल्ला जो रहे दोस्तों, इनकी भी बहुत उम्र में मौत हो जाती है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों की ये पूरी सूची थी, कुछ विशेष तथ्य थे। और इन सभी के माध्यम से हम लोगों ने इकाई 5 का जो द्वितीय टॉपिक है उसमें पहला हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने राष्ट्रपति की व्यवस्था को डिटेल में देखा है। मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां से, वो छूटेगा आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं। अगले लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति की व्यवस्था को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।